India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से 6 व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता का दावा सत्यापित करने को कहा, जो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद केंद्र द्वारा जारी निर्देशों के बाद पाकिस्तान में निर्वासन का सामना कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके पास भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड हैं। अदालत ने अधिकारियों से सभी दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने को कहा जो उनके ध्यान में लाए जा सकते हैं। न्यायालय ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। हालांकि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जब तक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा रद्द किया, जो निर्वासन की आशंका से ग्रस्त थे। जब पीठ अंतिम निर्णय तक याचिकाकर्ताओं को निर्वासित नहीं किए जाने का आदेश देने वाली थी, तब एसजी ने अनुरोध किया कि ऐसा अवलोकन न किया जाए। एसजी ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि वह सावधानी बरतेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म 4 PM के संपादक संजय शर्मा ने अपने YouTube आधारित न्यूज़ चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित अनिर्दिष्ट आधार पर केंद्र सरकार द्वारा ब्लॉक करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अपनी याचिका में शर्मा का तर्क है कि यह कार्रवाई मनमानी और वैधानिक और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है। शर्मा का आरोप है कि ब्लॉकिंग YouTube द्वारा की गई है, जो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रही थी। केंद्रीय सरकार के अनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार बिना किसी ब्लॉकिंग आदेश या शिकायत की प्रति प्रदान किए 73 लाख से अधिक सब्सक्राइबर वाले चैनल को बिना किसी नोटिस या सुनवाई के अवसर के दुर्गम बना दिया गया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख किया गया है। शर्मा का तर्क है कि उनके मामले में ब्लॉकिंग उन सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करती है जो कोर्ट के फैसले का आधार है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 के नियम 8, 9 और 16 असंवैधानिक हैं। नियम 16, जो ब्लॉकिंग आदेशों की गोपनीयता का प्रावधान करता है, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और न्यायिक समीक्षा के अधिकार को कमज़ोर करता है। शर्मा ने तर्क दिया कि यदि कुछ सामग्री आपत्तिजनक थी तो भी पूरे चैनल को पूरी तरह से हटाना अत्यधिक और अनुपातहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के दोषी पाए गए आरोपियों की सज़ा को बरकरार रखा। उनकी इस दलील को खारिज करते हुए कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई प्रवेशात्मक या पेनिट्रेटिव कृत्य नहीं किया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया
कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 उपधारा 2 भाग जी के स्पष्टीकरण के तहत यदि एक व्यक्ति द्वारा प्रवेशात्मक कृत्य किया जाता है तो समान मंशा रखने वाले अन्य सभी लोगों को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। न्यायमूर्ति करोल और न्यायमूर्ति विश्वनाथन की पीठ ने अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य की मिसाल देते हुए यह कहा कि जब तक वे समान मंशा के साथ कार्य कर रहे हों तब तक इसे बरकरार रखा जा सकता है। इसके अलावा समान मंशा धारा 376 भाग 2 भाग जी के आरोप में निहित है कि इसके लिए केवल समान मंशा के अस्तित्व को दर्शाने वाले साक्ष्य की आवश्यकता है। अशोक कुमार के मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि बलात्कार एक व्यक्ति द्वारा भी किया गया है तो सभी आरोपी दोषी होंगे, चाहे वह एक या अधिक लोगों द्वारा बलात्कार किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा था और कहा था कि धारा 376 भाग 2 भाग जी के तहत समान मंशा के साथ करने वाले सभी आरोपियों को सामूहिक बलात्कार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन आरोपियों में एक महिला के अपहरण और कारावास में भागीदारी का आरोप था जिससे उसका बलात्कार हुआ। सर्वोच्च अदालत ने चर्च ऑफ साउथ इंडिया के मॉडरेटर के रूप में बिशप धर्मराज रसालम के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया है। यह फैसला 2020 में हुए चुनाव के संबंध में दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 7 मार्च 2022 को आयोजित सिंडो की विशेष बैठक में पारित किए गए संशोधनों को तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि मद्रास हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों का निपटारा नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मॉडरेटर के पद के लिए चुने गए व्यक्ति की उम्र निर्धारित समय से अधिक होने के कारण चुनाव अवैध था। कोर्ट ने अन्य पदों के लिए हुए चुनावों को वैध माना जिनमें डिप्टी मॉडरेटर, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस निर्देश को बरकरार रखा जिसमें चुनाव कराने के लिए 2 रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने सीएसआई संविधान में किए गए संशोधनों पर रोक लगा दी जिसमें बिशपों की उम्र और चुने गए सदस्यों की अवधि के बारे में बदलाव किए गए थे। न्यायालय के निष्कर्ष रहे, मॉडरेटर के चुनाव को अवैध घोषित किया गया, अन्य पदों के चुनाव वैध माने गए, प्रशासकों की नियुक्ति को बरकरार रखा गया और संशोधनों पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2015 के निर्देश को बरकरार रखा है जिसमें ताज ट्रेपीजियम जोन में पेड़ों की कटाई के लिए कोर्ट की पूर्व अनुमति आवश्यक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ताजमहल के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी पेड़ की कटाई के लिए कोर्ट की अनुमति आवश्यक होगी। न्यायमूर्ति अभय अशोक और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों और ताज ट्रेपीजियम जोन में पेड़ों की कटाई के संबंध में एमसी मेहता मामले में यह आदेश पारित किया। 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर के क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के लिए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की अनुमति आवश्यक होगी। पेड़ों की कटाई उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय होगा। कोर्ट की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, भले ही पेड़ों की संख्या 50 से कम हो। डीएफओ या सीईसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी शर्तें पूरी की गई हैं, जिसमें प्रतिपूरक वनीकरण भी शामिल है। आपातकालीन स्थिति में पेड़ों की कटाई की अनुमति दी जा सकती है, जहां देरी से मानव जीवन को खतरा हो सकता है।
मुरादाबाद के एक 27 वर्षीय इंजीनियर ने अपने स्कूल के शैक्षणिक रिकॉर्ड में अपना नाम बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मोहम्मद समीर राव, जिन्हें पहले शाहनवाज के नाम से जाना जाता था, ने शीर्ष अदालत से हाई कोर्ट के फरवरी के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया। हाई कोर्ट ने उन्हें पहले सिविल कोर्ट से घोषणा करवाने और फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड से अपने कक्षा 10 और 12 के बोर्ड मार्कशीट में नाम बदलने का अनुरोध करने का निर्देश किया था। समीर राव ने सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने आधिकारिक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड में अपना नाम बदल लिया है, लेकिन राज्य शिक्षा बोर्ड ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समीर राव की याचिका पर राज्य शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई मई के दूसरे सप्ताह में करने का निर्णय लिया है। भारत के मध्यस्थता ढांचे की तीखी आलोचना में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता न्यायाधिकरणों की शक्ति पर कानूनी स्पष्टता की अनुपस्थिति पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की है, जो गैर दस्तखतकर्ताओं को शामिल करने के लिए है। दशकों की मुकदमेबाजी और कई न्यायिक निर्णयों के बावजूद ये हुआ। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि प्रस्तावित मध्यस्थता और सुलह विधेयक 2024, जो वर्तमान में कानून और न्याय मंत्रालय के विचाराधीन है, एक लंबे समय से चली आ रही विधायी शून्यता को संबोधित करने में विफल रहता है। पीठ ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि 1996 का अधिनियम भारत में मध्यस्थता को आधुनिक बनाने के लिए अधिनियमित होने के लगभग 30 साल बाद भी प्रक्रियात्मक अस्पष्टताएं बनी हुई हैं। एक सीधी सिफारिश में कार्यकारी को कोर्ट ने विधि कार्य विभाग से आग्रह किया कि वह वर्तमान विधेयक के मसौदे की समीक्षा करे और आवश्यक सुधार लाए। हम विधि कार्य विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय से आग्रह करते हैं कि वे भारत में प्रचलित मध्यस्थता व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करे और आवश्यक परिवर्तन लाए, जबकि मध्यस्थता और सुलह विधेयक 2024 अभी भी विचाराधीन है। यह टिप्पणियां एक निर्णय में की गई जिसमें एएसएफ बिल्टेक की मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल किए जाने की चुनौती को खारिज कर दिया गया था। यह मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर दस्तखतकर्ता था। कोर्ट ने न्यायाधिकरण के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि एएसएफ समूह की कंपनियां एक एकल आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। मामला एएसएफ समूह और एसपीसीपीएल की इकाइयों के बीच निष्पादित निर्माण और विकास समझौतों से संबंधित विवादों से उत्पन्न हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता न्यायाधिकरणों की शक्ति पर कानूनी स्पष्टता की अनुपस्थिति पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की है, जो गैर दस्तखतकर्ताओं को शामिल करने के लिए। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.